नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए आपके लिए कलाम का जो फुल लेंथ टेस्ट है। कलाम के ऑफलाइन 3 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें से पहला टेस्ट हो चुका है, उसकी जो क्लास लेकर आए जिसमें पूरा सिलेबस कवर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो ये क्लास जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो है आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो जरूर बताएं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव शिखर पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है। वापस पढ़ो देखो इस क्वेश्चन को कि नथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव शिखर पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया कि कौन से दुर्ग की बात हो रही है। बात क्यों? क्योंकि जो बीहड़ वन में ऊंचे पर्वत शिखर पर, तो बीहड़ वन में एक ही जो किला बना हुआ है वह है रणथंभौर का। ठीक है, तो उत्तर होगा आपका रणथंभौर। और ये ध्यान रखना, शिव शिखर पर रखे बील पत्र के समान कौन सा किला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, तो ध्यान रखना रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग को ही कहते हैं। किस दुर्ग को कहते हैं? तारागढ़ जो दुर्ग है ना अजमेर वाला, उसी को अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। और इसका जो निर्माण करवाया था 8वीं सदी में जो है अजय राज चौहान ने करवाया था। किसने? अजय राज चौहान ने। इसके अलावा ध्यान रखना, तारागढ़ का जो है ना पुनर्निर्माण किसने करवाया? जो एक प्रकार से जीर्णोद्धार कह सकते हो, पृथ्वीराज सिसोदिया। राणा सांगा के भाई थे ये पृथ्वीराज सिसोदिया। पहले इसका अजयमेरू नाम था दुर्ग का, फिर जो पृथ्वीराज सिसोदिया है कौन थे? राणा सांगा के भाई। राणा सांगा के भाई, राणा सांगा के कौन थे? भाई थे। और इनको क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। कौन क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। तो इन्होंने अपनी जो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी थी तारा। उनके जो है कहने पर जो है इन्होंने इस दुर्ग का जो है जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा। और इसका एक अन्य नाम है वह गढ़बीठली। ठीक है, क्या नाम है? गढ़बीठली। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग आपको पता ही है जयपुर में है, और जयपुर में जिसका निर्माण जो है किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग आपका कहां पर है? सिवाना बाड़मेर में। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया आपका जो है एक मिनट, सिवाना दुर्ग का निर्माण जो आपका किसने करवाया? वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है पूरी आपके सामने डिटेल है। तो शिव शिखर पर रखे बील पत्र के समान कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? रणथंभौर दुर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखो सबसे पहले बात करें ज्वाला माता मंदिर, तो ज्वाला माता मंदिर जोबनेर में, और जोबनेर आपका जयपुर जिले में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर है सिरे मंदिर। सिरे मंदिर आपका जालोर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर सिरोही में नहीं होकर सोमेश्वर मंदिर कहां पर है? किराड़ू। और किराड़ू का जो है शिव मंदिर है, किसका मंदिर है? किराड़ू शिव मंदिर है। और सोमेश्वर मंदिर आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सा है? गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर। और किराड़ू कहां पर है आपका? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर चूलगिरी जैन मंदिर, ये आपका जयपुर में है। तो बिल्कुल जयपुर आगरा जो हाईवे है उसके पास स्थित है चूलगिरी जैन मंदिर। तो ध्यान रखना, ज्वाला माता मंदिर जोबनेर जयपुर सही है, सिरे मंदिर जालोर सही है, सोमेश्वर का मंदिर जो किराड़ू में ये भगवान शिव को समर्पित है और बाड़मेर में है, और गुज्जर प्रतिहार कालीन जो है ये मंदिर है, और चूलगिरी जैन मंदिर आपका जयपुर में। यानी कि तीसरा गलत था, बाकी सही थे। तो 1 2 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले जन्म स्थान खड़नाल में हुआ, बिल्कुल हुआ। जन्म स्थान जो है इनका खड़नाल है, बिल्कुल है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो है फाइनल टेस्ट है, इसमें पूरा सिलेबस आपका जो है कवर किया गया है। ठीक है, और इस जो है कलाम के 3 फाइनल टेस्ट होंगे, और मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं रह पाता क्योंकि जो है स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए जो है मैं आपको जो है कल जो संडे उसमें जो पूरा का पूरा पेपर साथ में करवा दूंगा। आज अपने से जितने क्वेश्चन होंगे उतने अपन कर लेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें आप। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर जो है आपको ये सब मटेरियल चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर जाकर जो है आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब बात ये करते हैं, देखो अपने को क्या होता है कि जो एक तेजाजी के बारे में मैं बता देता हूँ। जन्म स्थान तो खड़नाल है इनका, लेकिन इनका जन्म भाद्रपद में ना होकर कब हुआ था? माघ जो है ना आपका वो शुक्ल पक्ष
14 को हुआ था, ठीक है, हम कह सकते हैं 14 को हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माघ शुक्ल पक्ष 14 को इनका जन्म हुआ था। अपन भाद्र पक्ष जो भाद्र शुक्ल दशमी मनाते हैं ना, वो इनका जन्म जो है जो जन्म जो है जो एक प्रकार से तिथि नहीं है या फिर जो है जन्म जयंती नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना तेजाजी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल पक्ष 14 को, ठीक है। 14 भी कह सकते हो। जन्म स्थल है खरनाल, ससुराल पनेर है, तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है। तेजाजी का थान घोड़ला कहलाता है, तो बिल्कुल नहीं कहलाता। तो देखो घोड़ला कौन होता है? तेजाजी का पुजारी। तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है ना, तेजाजी का जो पुजारी होता है ना, उसको घोड़ला कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है गलत हो गया। फिर है पवित्र स्थल पर्वतसर, तो बिल्कुल है। और पर्वतसर में जो है आपका तेजाजी पशु मेला लगता है, तेजाजी पशु मेला लगता है। और ये कब लगता है? भाद्रपद में। कौन से महीने में? भाद्रपद में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो तेजाजी का थान होता है ना, वो चबूतरा होता है ना तेजाजी को, उसको थान कहते हैं। लेकिन जो घोड़ला है ना, वो क्या है? घोड़ला है तेजाजी के पुजारी को कहते हैं, ध्यान रखना, तेजाजी के पुजारी को कहते हैं घोड़ला, ना कि जो है तेजाजी के थान को कहते हैं। तो ये गलत हो गया। और पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। कोई गलती हो जाए तो आप जरूर जो है कमेंट करके उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या है कि कई बार ध्यान नहीं रहता और गलती से कुछ और बोल देते हैं अपन और गलत बोल देते हैं। तो उस गलती के लिए जो है आप जरूर बता सकते हो कि आपने ये चीज गलत है, बता दी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग मेला और दिन दिया में से सुमेलित नहीं है? सबसे पहले हम बात करें बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला आपका वैशाख पूर्णिमा को आता है, बिल्कुल। और कहां पर आता है? जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में, बैराठ में, ठीक है, सही बात है। फिर आता है आपका बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर माघ पूर्णिमा को आता है, बिल्कुल आता है। और ये आपका जो डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में, ठीक है। फिर आता है डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये श्रावण अमावस्या को आता है, बिल्कुल। और ये कौन से जिले में? टोंक जिले में, ठीक है। फिर बेणेश्वर को तो पता ही आपको, बेणेश्वर मेला क्या होता है? आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं इसको, या आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ठीक है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये वैसे तो अपन जो है सारी चीजें कवर कर चुके अपन ने, जो है ना, अगर आपने क्लासें नहीं लिए तो प्ले लिस्ट बनाई हुई है। कलाम के जितने 11 टेस्ट हुए थे उनकी लगभग जो है आप ये मान के चलो कि लगभग 55-56 क्लासें हैं, वो सारी अगर आपने देखी है ना, तो इनमें कहीं नहीं अटकोगे आप, ठीक है। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को, माघ पूर्णिमा को, डूंगरपुर में, सावला गांव में, ठीक है, माही नदी के किनारे। फिर कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला आपका कार्तिक अमावस्या को नहीं आता। कपिल मुनि का मेला आता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को, दीपावली से जो है आपके 15 दिन बाद में। कार्तिक अमावस्या को तो आपकी क्या आती है? दीपावली आती है। कार्तिक अमावस्या को आती है, दीपावली आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। और ये आपका कोलायत में बढ़ता है। कोलायत कहां पर है? कोलायत है आपका बीकानेर में, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अपने को सुमेलित नहीं पूछा था, तो ऑप्शन 4 सुमेलित नहीं है, क्योंकि कपिल मुनि का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, ज्ञान सर्वोदय, वैसे ज्ञान सर्वोदय है, ठीक है, आदि रचनाओं का संबंध किस संत से है? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र और ज्ञान सर्वोदय आदि रचनाओं का संबंध किस संत से है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चरणदास जी। कौन? चरणदास जी, ठीक है। इसके अलावा दादू दयाल है, उनकी 2 रचनाओं को आपको ज्यादा याद रखना है, वो है सखी और अंगबधू। कौन सा? सखी और अंगबधू, ये 2 जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुंदरदास जी की रचनाएं के बारे में बता दूं मैं। सुंदरदास जी की रचना है ज्ञान समुंदर, ठीक है, जो मेन रचना है वो बता रहा हूं, और सुंदर विलास, ये भी जो है आपके सुंदरदास जी की रचना है। और सुंदरदास जी जो है नागा पंथ के जो है संस्थापक थे, ठीक है, नागा पंथ के संस्थापक थे, ठीक है। तो जो आपकी ब्रह्म ज्ञान सागर है, ब्रह्म चरित्र है, ज्ञान सर्वोदय है, ये सारी की सारी जो है चरणदास जी की जो है रचनाएं हैं, और ये अलवर से संबंधित है, ठीक है। और बाद में जो है ये दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। कहाँ हो गए थे? दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं, और सुंदरदास जी जो है नागा पंथ के संस्थापक है, और इनकी रचनाएं हैं आपके ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। तो बात यहाँ ऊपर वाले ब्रह्म सागर और ब्रह्म चरित्र की हो रही थी, तो ये आपकी चरणदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ चित्रांकन शैली या मेवाड़ चित्र शैली का केंद्र नहीं था? एक तो आप एग्जाम में ये नहीं वाला शब्द जरूर पढ़ लेना। तो निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्र शैली का केंद्र नहीं था? तो देखो शाहपुरा भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा मेवाड़ का भाग है, तो ये तो उत्तर जो है आपका सही है, ठीक है। बर है आपका पाली में, तो क्या पाली मेवाड़ में आता है? बिल्कुल नहीं, पाली कहाँ आता है? मारवाड़ में। तो ये मारवाड़ का है, ना कि जो है
मेवाड़ का, तो उत्तर तो आपके सामने हो गया 2 नंबर। बेंगो आपको पता ही है, और आसिंद भी भीलवाड़ा में आता है, ठीक है। ये सारे भीलवाड़ा के हैं, तो भीलवाड़ा वाले तो सारे के सारे किस में होंगे, भीलवाड़ा तो वाले सारे के सारे किस में होंगे, आपके मेवाड़ में, क्योंकि भीलवाड़ा मेवाड़ का पार्ट था। लेकिन जो बर है ये पाली जिले में आता है, और ये जो है मारवाड़ का है। तो उत्तर पूछा था कि मेवाड़ का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र में आता, सॉरी मारवाड़ में आता है। किस में आता है, मारवाड़ में। तो ये आपको जो है ध्यान रखना, ये पाली का जो है केंद्र है कि बर। अगला क्वेश्चन नंबर, तो इसमें हो जाएगा बर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आप सोच रहे हो कि ऐसा पेपर, बिल्कुल सिर्फ जो है ना, आपको क्या है, जो आरपीएससी की यही खासियत है, जो पढ़ा है वो आएगा। लेकिन सिर्फ पॉलिटी एक ऐसी होती है जो हार्ड आती है, बाकी सारा आप जो पढ़ोगे ना वही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला, ठीक है। देखो मारवाड़ का कौन सा, इधर देखो सूची 1 और इधर सूची 2, इधर क्षेत्र है और इधर नृत्य है। मारवाड़ का कौन सा नृत्य, तो डांडिया। ध्यान रखना, डांडिया नृत्य जो है गुजरात का आसपास का जो क्षेत्र है ना, जालोर सिरोही का, वहां किया जाता है। और जो है ये क्षेत्र किस में आता है, मारवाड़ में आता है। तो डांडिया नृत्य जो जोधपुर से शुरू होता है और जालोर सिरोही तक चलता है। तो ये जो है इंपोर्टेंट बनता है, गुजरात के आसपास में जो है ये डांडिया नृत्य प्रचलित है मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। शेखावाटी गिंदड़ नृत्य फेमस है, ये आपको पता है, होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, होली पर। फिर है जालोर का ढोल नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। ढोल नृत्य कहाँ का, अलग से आ जाए ना तब ध्यान रखना, जालोर का ढोल नृत्य। और अलवर भरतपुर में बम नृत्य, जिसमें इसको एक अन्य नाम है बम रसिया, पूरा नाम, ठीक है। क्या है, बम रसिया। और इसमें बम किसको कहते हैं, जो नगाड़ा होता है ना उसको कहते हैं, क्या आता है, नगाड़ा, नगाड़े को बम कहते हैं। तो क्या हो गया, ए का तो हो गया तीसरा, बी का हो गया चौथा, और सी का हो गया पहला, और डी का हो गया दूसरा। तो 34-12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 34-12 किसमें है, 34-12 आपके कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। 34-12 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। बहुत अच्छी बात है, चांट। ये तो आप कैसे नींद में भी बता दोगे, चांट में तो चांटा मारना, चांटा किससे मारते हो, हाथ में। तो ये हाथ की कलाई का, ठीक है, हाथ की कलाई में पहना जाता है, ठीक है। ये तो आप आराम से याद रख सकते हो कि चांटा मारा मतलब कलाई। पोंत जो आभूषण है वो पहना जाता है गले में, किसमें, गले में। और नौगरी वापस जो है एक प्रकार से जो है हाथ में पहनने का ही होता है, कलाई में या हाथ में, दोनों में कोई भी नाम ले सकते हो आप, कलाई और हाथ एक ही बात है। तो चांट और नौगरी हाथ में, पोंत आपका गले में। तो आपका कान में क्या बचा, ओखरी, ठीक है। एक बाली टाइप से होती है, बाली होती है ना कानों में पहनने वाली, उसके हिसाब का होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो ओखरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखो अपन क्या है, एक क्लास में 100 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं और सिर्फ उत्तर में आपको बता देता, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से डिटेल से जान पाओ, क्वेश्चन के आसपास का भी सोच पाओ, इसलिए जो है क्लासें भले 2 या 3 हो जाए, लेकिन आपको जो है एकदम बेस्ट चीज मिल सके। क्योंकि सिर्फ पेपर तो आप कहीं से भी देख लोगे, लेकिन बात है कि उसके आसपास की चीजें भी आपको पता हो। इसलिए क्लासेस 2, 3, 4 में, क्योंकि कल संडे तो कल मैं 2-3 क्लासेस साथ डाल दूंगा, तो ये पेपर पूरा कर लेंगे। लेकिन एक साथ पूरा करने का मतलब मैं उत्तर बताऊं और चलते जाओ, उत्तर बताऊं चलते जाओ, तो ऐसे तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लेखक व रचनाओं में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय है, बिल्कुल है। नैनचंद्र जो सूरी थे उनकी अमीर महाकाव्य है, बिल्कुल है। राजशेखर की सुरजन चरित्र, ये गलत लिख दिया, सुरजन चरित्र है असली में, सुजरन नहीं है, सुरजन है, ठीक है। सुरजन चरित्र जो है राजशेखर की नहीं है, ठीक है। तो किसकी है भाई, तो सुरजन चरित्र आपकी चंद्रशेखर की। बहुत गजब ऑप्शन दिया इन्होंने, लेकिन क्योंकि राजशेखर और चंद्रशेखर कंफ्यूजिंग नाम हो सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सुरजन चरित्र आपकी है चंद्रशेखर की। तो बात है राजशेखर, तो राजशेखर की एक मुख्य जो अपनी जो फेमस है वो काव्य मीमांसा, ठीक है। कौन सी, काव्य मीमांसा। तो ये आपको तो ध्यान है रखने। और बांकी दास की दातार बावनी, ठीक है। बांकी दास की कौन सी होगी, दातार बावनी। तो जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय, नैनचंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य, राजशेखर की जो है सुरजन चरित्र नहीं है, सुरजन चरित्र आपकी है चंद्रशेखर की, और राजशेखर की जो फेमस है वह काव्य मीमांसा, और बांकी दास की होगी दातार बावनी। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये थोड़ा सा करंट टाइप से क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में भारत की क्या रैंकिंग रही। इसको तो आपको देखो डायरेक्ट ही याद करना होगा। तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो वर्ष 2023 है, इसमें भारत की जो रैंक रही वो रही आपकी 38वीं, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 11।
11 क्वेश्चन वैसे करंट का क्वेश्चन है, लेकिन करंट के हिसाब से ना पूछ कर ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जिसको कहते हैं सीपीएससी, ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि 31 मार्च 2023 तक देश में 254 सीपीएससी प्रचलन में थे। तो बिल्कुल सही बात है, और नोट कर लें इस चीज को कि वर्ष जो 31 मार्च 2023 है तब तक जो है देश में 254 सीपीएससी प्रचलन में थे। फिर इनमें जो है 44% सेवा क्षेत्र में संचालित थे, तो ये नहीं है। इसमें 51% जो है सेवा क्षेत्र में संचालित थे। कितने प्रतिशत? 51। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर वित्त वर्ष 2019 की तुलना में 2023 में लाभ कमाने वाले सीपीएससी की संख्या में कमी हुई है, तो ये भी गलत है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ओनली जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका केवल 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मैंने जो है आपका वैश्वीकरण वाली जो क्लास है ना, अगर नहीं देखी तो चैनल पर जाओ और पीछे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, उसमें साफ साफ जो चारों चीजें करवाई थी, और ये चारों चीजें आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका कि इधर वैश्वीकरण का अन्य नाम दिया है और इधर उनका नामकरण करने वाला या परिवर्तक है, उसका नाम बताना है आपको। वापस याद कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस जरूर बनते हैं। मतलब एक क्वेश्चन कैसे कि चारों को अलग अलग कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा याद होना चाहिए। वापस इसको अच्छे से देख लें। सबसे पहले यह है कि विश्व का अमेरिकीकरण, मतलब वैश्वीकरण को विश्व का अमेरिकीकरण जो है ये किसने कहा? तो वैश्वीकरण को विश्व का अमेरिकीकरण कहा जोसेफ स्टिगाल्टिज ने। ठीक है, तो पहले का पहला ही हो गया। विश्व जो वैश्वीकरण शब्द है ना, उसको बोला कि ये वैश्वीकरण नहीं है, विश्व का अमेरिकीकरण है। ये बात कही जोसेफ स्टिगाल्टिज ने कही थी। ठीक है, फिर समाज का मैकडोनाल्डाइजेशन, तो ये जो है ना मैकडोनाल्डाइजेशन है, ये किसने कहा? तो ये जो है आपका कहा जॉर्ज रिटर ने। डायरेक्ट ध्यान रखना, जॉर्ज रिटर। फिर वैश्वीकरण शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो जो वैश्वीकरण शब्द है वो सबसे पहले दिया थियोडोर लेविट ने। ठीक है, ये दोनों रिटर और लेविट अलग अलग नाम है, थोड़ा सा ध्यान है आप रखना। और वैश्विक गांव, जो वैश्वीकरण है उसको वैश्विक गांव की संज्ञा किसने दी? मैकलुहान ने। तो आपको बताना चाहिए विश्व का अमेरिकीकरण जोसेफ स्टिगाल्टिज ने, समाज का मैकडोनाल्डाइजेशन ये जॉर्ज रिटर ने, वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया था थियोडोर लेविट ने, और वैश्वीकरण गांव या फिर हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन विलेज शब्द है वो मैकलुहान ने दिया था, वैश्विक गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, राजस्थान की नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। तो देखो राजस्थान की जो नवीन इको टूरिज्म जो या फिर पॉलिसी है वो 2021 में आई, लेकिन बात यह कि 2021 में कब आई? तो जो नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी है वो 2021 के जुलाई में आई, और वो भी 15 जुलाई को। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और पहले पर्यटन नीति कब आई थी? 2001 में। पर्यटन नीति 2001 में आई थी इससे पहले। ठीक है, तो इको टूरिज्म नीति है या इको टूरिज्म पॉलिसी कहते हैं, ये 2021 जुलाई 15 को जो है क्या की गई? लागू की गई। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका करंट के हिसाब से नहीं है, ये आपका पर्यटन के हिसाब से, पर्यटन आपके जो है टॉपिक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाजरे में राजस्थान जो है प्रथम है, तो बिल्कुल सही बात है, बाजरे में जो है राजस्थान फर्स्ट है। सरसों में भी फर्स्ट है, ध्यान रखना राजस्थान। गंवार में तो 80% से भी ज्यादा गंवार होता है राजस्थान में पूरे भारत का, तो तीनों में फर्स्ट है। तो बचा क्या? जवार। और जवार में राजस्थान है तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जवार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि राजस्थान में 20वीं पशुगणना के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। राजस्थान में 20वीं पशुगणना के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश बीकानेर जिले में है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर राज्य में भैंस व गोवंश को छोड़कर शेष सभी पशुओं की संख्या में कमी आई है, तो बिल्कुल ये लाइन अलग से याद कर लें। भैंस और गोवंश में तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है, और शेष सभी के सभी में क्या हुई है? कमी। और सर्वाधिक कमी हुई है गधों की संख्या में। किसमें? गधों की संख्या में ऋणात्मक जो है कमी हुई है इसमें। ठीक है, गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है, उसके बाद ऊंट का नंबर आता है। अब देखो राज्य में भैंस और गोवंश है ना, उनमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है, बाकी सब में क्या हुई है? कमी हुई है। राज्य में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है, बिल्कुल सही बात है। और बाड़मेर जो है भेड़, बकरी और गधे,
इनमें नंबर 1 है राजस्थान में, ध्यान रखना इन 3 चीजों में। बाड़मेर नंबर 1 किस किस में है? भेड़ बकरी और गधों में नंबर 1 कौन है? बाड़मेर है। फिर राजस्थान का पशु घनत्व 186 है, तो बिल्कुल नहीं है, कितना है? 166 है। ठीक है, 166 है। और जो है ध्यान रखना 186 वर्चुअल दर्ज किया गया था, ये तो गलत हो गया। 166 तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब थोड़ा सा जो है इसके बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि इतना जो है अपन ने देखा है, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। राजस्थान में कुल जो है ना पशुधन है वो 56.8 मिलियन, या हम कह सकते हो 5.68 करोड़, इतना पशुधन है। ठीक है, और राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद में जो है सेकंड स्थान पर कौन आता है? राजस्थान आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो है 2012 की जनगणना जो पशुगणना हुई थी उसके अनुसार, और जो 2019 की जो पशुगणना है, इसमें जो है आपका जो है कितनी कमी हुई? तो 1.66 की कमी हुई। कितने की? 1.66 की कमी हुई। परसेंट है, ठीक है, 1.66% की क्या हुई? कमी हुई। मतलब पिछली जो पशुगणना है उसके हिसाब से 1.66 की क्या हुई? कमी। और ये 1.66 को ध्यान रखना, पशु जो है आपका घनत्व भी यही है, 166। ठीक है, 166 तो जो है पशु घनत्व है, और 1.66% कमी हुई पिछली जो पशु गणना हुई थी उसके आधार पर। कुछ गलती हो जाए तो जरूर आप बता देना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो है राजस्थान जो है बकरी, कौन सी? बकरी, बकरी के अलावा गधे और ऊंट, इनमें फर्स्ट पर है ऊंट। ये इन तीनों में पहले स्थान पर है, ध्यान रखना, पहले स्थान पर। किस पर है? पहले स्थान पर। मतलब बकरी, गधे और ऊंट में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, गायों में राजस्थान 6ठे स्थान पर है। गाय में कौन से पर है? 6ठे स्थान पर। भैंस में कौन से स्थान पर है? तो भैंस में राजस्थान सेकंड नंबर पर है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भेड़ में राजस्थान चौथे नंबर पर है। ठीक है, भेड़ में राजस्थान किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ गलतियां हो जाए तो जरूर आप जो है कमेंट करके बता देना कि राजस्थान में पशु कितने? कुल 56.8 मिलियन या 5.68 करोड़ स्थान है राजस्थान का पशुओं में, पूरे भारत में जो है दूसरा उत्तर प्रदेश के बाद में। और पिछली जो पशुगणना है उसके अनुसार जो नई पशुगणना है उसमें 1.66% की कमी हुई है। राजस्थान का पशु घनत्व है 166, और बाड़मेर में सर्वाधिक पशु है। और बकरी, गधे और ऊंट, इन 3 में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक कमी गधों में आई है, और भैंस और गोवंश को छोड़कर सभी में कमी आई है। ठीक है, और गायों में राजस्थान 6ठे में, भैंस में सेकंड में, और भेड़ में चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये पूरा लेखा जोखा है। तो यहाँ गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। 186 ना होकर 166 जो है पशु घनत्व है, और ये पहले 169 था। ठीक है, पहली जो पशु गणना हुई थी उसमें 169 था, बाद में जो है 166 हो गया, क्योंकि कमी हुई है तो मतलब पशु घनत्व में भी क्या होगी? कमी होगी। कुछ गलती लगे तो जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान हिमालय के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला है, ये एक श्रेणी विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय है, तो बिल्कुल सही है। भारत की ओर इस श्रेणी का ढाल तीव्र होने के कारण नदियों की घाटियां संकीर्ण व खड़े ढाल वाली है, बिल्कुल। भारत की ओर जो है इसकी ढाल जो है तीव्र होने के कारण ही तो सारी नदियां इधर आती है। ठीक है, फिर इस श्रेणी के उबड़ खाबड़, कटक, मर्ग व बुग्याल के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। जो मर्ग और बुग्याल है ना, मर्ग तो आपके कश्मीर में, ठीक है, किसमें? कश्मीर में। और बुग्याल जो है ना आपके उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। ये घास के मैदान होते हैं। क्या होते हैं? घास के मैदान। और ये आपके जो है ना मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाए जाते हैं। तो ये उत्तर महान हिमालय से संबंधित नहीं है। ठीक है, बात सही है, लेकिन ये जो है आपके जो है पहली बात तो उबड़ खाबड़, कटक जो है मर्ग और बुग्याल जो घास के मैदान है, ये जो मर्ग कश्मीर में और बुग्याल उत्तराखंड में, लेकिन ये मध्य हिमालय के भाग है, ना कि महान हिमालय के। तो ये गलत हो गया। फिर जोजिला, माना, नीति आदि दरें इसमें आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं, बिल्कुल। जोजिला, माना, नीति ये दरें जो है यहाँ पर जो है आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, ये महान हिमालय के दरें हैं, तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि गलत पूछा था तो ऑप्शन 3 इसका गलत उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि डैश वर्त पर स्थित उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ कहते हैं, एक डैश केंद्र वाला, मतलब डैश वाला केंद्र है। तो देखो ये पृथ्वी है आपकी, इसमें जो है ना ये बीच में भूमध्य रेखा ना, ये भूमध्य रेखा, यहां से भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा को ही दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य या विषुवत रेखा। और इससे जो है ये होती है 0 डिग्री पर, किससे? 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। और इससे ऊपर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में पाया जाता है। कौन सा जोन? ITCZ जोन। ठीक है, और यहां सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है, सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें।
और सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो मतलब क्या हुआ, वहां क्या होगा, तापमान अधिक होगा। तापमान क्या होगा, अधिक होगा। और आपको बता चुका ताप और दाब में उल्टा संबंध होता है, ताप अधिक तो दाब क्या होगा, निम्न। तो ITCZ जोन है, यहाँ पर तो क्या है, सीधी सूर्य की किरण पड़ती है तो क्या होगा, तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक तो दाब निम्न होगा। तो कुल मिला के तो है निम्न वायु दाब, तो इसका सही उत्तर होगा। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। अब अपन बात कर चुके ये कहां पाया जाता है, विषुवत रेखा पर। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो ITCZ जोन है वो विषुवत रेखा पर पाया जाता है और निम्न दाब का होता है। कारण कि निम्न वायु दाब का कारण है कि वहां जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण ताप अधिक, और ताप अधिक तो क्या होगा, वायु दाब कम होगा। ताप और दाब का जो है उल्टा संबंध होता है। ठीक है, और ये जो है ना आपका जो गर्मियों में जो है ना उत्तर, मतलब गर्मियों में उत्तर की ओर और सर्दियों में, मतलब भारत के अनुसार जब गर्मी आती है तो उत्तर की ओर, और जब सर्दियां आती है तो दक्षिण की ओर जो है स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र विस्तृत है। तो देखो भारत में जो मैंग्रोव वन है ना वो 4992 किलोमीटर स्क्वायर में पर जो है विस्तृत है। लेकिन जो इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है, और कलाम ने इसका जो उत्तर माना है वो माना है आपका ऑप्शन नंबर 1 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो आप इसको, अगर आपको पता है, आपने, क्योंकि मेरा जो है कई दिनों से स्टडी नहीं किया मैंने, तो आप जो है लगातार पढ़ रहे हो जीके को और तैयारी भी कर रहे हो, तो आप बताओ कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है इसका उत्तर 4992 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जबकि कलाम ने जो है ऑप्शन के हिसाब से ये माना है। लेकिन मैंग्रोव वन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल में है सबसे ज्यादा। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। कुल जो आपका मैंग्रोव वन है ना भारत का, उसका लगभग जो है आप ये मान के चलो 45-43% जो है पश्चिम बंगाल में, जो सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा, उसमें पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आप सोचकर आपको हैरानी होगी, दूसरा एकदम अपोजिट आके आ जाओ, गुजरात है दूसरे नंबर पर। कहां पर है, गुजरात है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना आप कितने वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मेरा तो मानना है 4992, लेकिन कलाम ने माना 6740। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है। मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनका लिंगानुपात, तो सबसे पहले जो है 888 है इनका लिंगानुपात। कितना है, 888 राजस्थान में। इसमें से जो सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपका है बांसवाड़ा का। कहां का, बांसवाड़ा का। और अगर इसका थोड़ा सा याद भी रख लेना, 934 है। ठीक है, और जो न्यूनतम है वो है आपका झुंझुनू जिले का। किस जिले का, झुंझुनू जिले का। और झुंझुनू जिले का जो लिंगानुपात है, मतलब शिशु लिंगानुपात है, वो 837 है। ठीक है, तो पूछा था सर्वाधिक, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। इसके अलावा जो सामान्य लिंगानुपात है उसको भी देख लेते हैं। सामान्य लिंगानुपात जो है राजस्थान का कितना है, 928 है। कितना है राजस्थान का आपका सामान्य लिंगानुपात, 928 है। ठीक, 928 है। उसमें से सर्वाधिक आपका डूंगरपुर का। किसका, डूंगरपुर का। और डूंगरपुर का कितना आपका, 994। ठीक है, और न्यूनतम किसका, न्यूनतम आपका धौलपुर का। किसका, धौलपुर का। और ये कितना आपका, धौलपुर का आपका लिंगानुपात है 845। ठीक है, कितना है, 846 है, सॉरी 45 नहीं है, 46 है, 846। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर लेवल बढ़ता है तो ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान के अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के लिंगानुपात का अंतर कितना है। तो ध्यान रखना 994 और 846 के बीच का अंतर बताना आपको, ध्यान रखना ये भी। ठीक है, जो है इन 800 जो 994 में से 846 फिर आपको घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे आप देख लो, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 4 हो गए, और यहाँ क्या हो गया, 148 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 148 का। तो अगर लेवल ऊपर जाता है तो ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के लिंगानुपात का अंतर। तो डूंगरपुर सर्वाधिक 994 और न्यूनतम धौलपुर 846। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 888 है, बांसवाड़ा का 934 और सबसे कम है झुंझुनू का 837। ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात आपका कितना है, 933। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको सर्वाधिक का ध्यान रखना है। पाली में सर्वाधिक है और धौलपुर में क्या है, न्यूनतम है। धौलपुर में क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, बात शहरी लिंगानुपात की करें तो यह 914, और यहां पर जो सर्वाधिक है वो आपका टोंक का, और जो जैसलमेर है उसका क्या है, न्यूनतम। किसका, जैसलमेर का है आपका न्यूनतम। ठीक है, तो ये इतने ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह के निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम, आरोही मतलब हो गया बढ़ता क्रम, में व्यवस्थित किया गया है। मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं
कि कौन सा जो क्रम है वो औसत वार्षिक वर्षा का आरोही यानी बढ़ता क्रम है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या है, जोधपुर। जोधपुर से ज्यादा उदयपुर में होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उदयपुर से ज्यादा राजसमंद में नहीं होती है, गलत बात, क्योंकि राजसमंद पहले होता ना तब तो ये सही हो जाता। जोधपुर से ज्यादा उदयपुर में होती है, लेकिन उदयपुर से ज्यादा राजसमंद में नहीं होती, राजसमंद में से ज्यादा उदयपुर में होती है, तो ये तो गलत हो गया, बढ़ता क्रम है ही नहीं। बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर से ज्यादा बूंदी में होती है, बिल्कुल, लेकिन बूंदी से ज्यादा जयपुर में नहीं होती, ये भी गलत। जयपुर इस साइड होता, फिर जो जयपुर यहाँ होता ना तब सही हो जाता। फिर बीकानेर में कम होती है, बिल्कुल, बीकानेर से ज्यादा थोड़ी सीकर में होती है और सीकर से ज्यादा टोंक में होती है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी कैसे नहीं सही है, जयपुर से ज्यादा चूरू में होती ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो, ये रेगिस्तानी जिला है, ये रेगिस्तान और अरावली के बीच का जिला है, और ये एकदम जो है मैदानी जिला है, तो यहाँ बारिश जो है इनसे ज्यादा होती होगी, तो क्रम जो है आपका तीसरा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लूनी बेसिन का जो नाम है वह नेहड़ है, बिल्कुल है, नेहड़ जो है लूनी बेसिन में पाए जाते हैं, बिल्कुल। फिर है नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत, तो नागौर उच्च भूमि में डोरा पर्वत नहीं पाया जाता। डोरा पर्वत आपका पाया जाता है जालोर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में, वहां पाया जाता है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। शेखावाटी प्रदेश जो प्रदेश है उसमें जोड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल, ये कच्चे जो है पानी को जो है आपका क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, पानी को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। और घग्गर मैदान जो है उसको क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को पूछा था असुमेलित, और असुमेलित है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत है आपका जालोर में, ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो है जालोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन बोला निम्न में से कथोड़ी जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः केंद्रित है। तो ध्यान रखना, कथोड़ी जो जनजाति है ना वो ज्यादातर पाई जाती है उदयपुर में, ठीक है। कहां पर पाई जाती है, उदयपुर में, और उदयपुर में पाई जाती है। तो उदयपुर की देखो कौन कौन सी तहसीलें यहाँ पर आ रही है, तो उदयपुर की आपकी जो है कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो कोटड़ा उदयपुर, झाडोल और सराड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वापस देख लेना, किशनगंज शाहाबाद यहाँ कौन सी पाई जाती है, कमेंट करें, क्योंकि मैं बता चुका पिछले वीडियो में बता चुका कौन सी जनजाति किशनगंज और शाहाबाद जो 12 में है ना, वहां कौन सी जाति पाई जाती है, ठीक है। वहां एक सीताबाड़ी का मेला भी होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करें किशनगंज और शाहाबाद में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो देखो कथोड़ी जनजाति आपका मुख्यतः जिला पूछे तो उदयपुर बता देना है, वरना कोटड़ा, झाडोल और सराड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरफ उद्योग दिए हैं और इस तरफ उनका अवस्थिति दी है। सबसे पहले देखो जो आते हैं ना वो उनको जल्दी मिलाओ। श्री सीमेंट ब्यावर कहां पर है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, ठीक है। अगला जेके टायर कांकरोली राजसमंद में, टायरों का नाम आते कांकरोली कर देना, और ये राजसमंद जिले में है, ठीक है। फिर बात आती है आपके राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स। जो ये वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स है ये आपकी चूरू जिले में है, तो ये आपका सामने हो गया। और जो फिर बचा क्या, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, ये भवानी मंडी झालावाड़ में, कहां पर है, भवानी मंडी झालावाड़ में। तो पहले का क्या हो गया, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स का चौथा भवानी मंडी, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स का दूसरा चूरू, श्री सीमेंट है ब्यावर पहला, और जेके टायर आपका कांकरोली तीसरा। तो 42-13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 42-13 देखो कहां पर है, 42-13 है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, और आपको अच्छे से जो है ना सभी नदियों के जो है ना ऐसे क्वेश्चन, चंबल, माही और बनास, 2-3 नदियां प्रमुख है, कौन सी, चंबल, माही, बनास, और एक चौथी लूनी भी मान सकते हो आप, बनास और लूनी। इनकी सहायक नदियों का क्रम जरूर देख लेना, एक बार चित्र से देख लेना, ऐसे रटना नहीं है आपको, चित्र से देख लेना आपको, ठीक है। तो इसमें बोला कि यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम से उद्गम की ओर यात्रा करें, बात कहां से हो रही है, संगम से, अंत से शुरू हो रहे हैं, अंत से उद्गम की ओर जा रहे हैं, मतलब बनास नदी उधर सवाई माधोपुर से, उधर से वापस जो है इधर जो से बनास नदी निकलती है राजसमंद में, वहां की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी सहायक नदियों का क्रम बताओ, ठीक है। ये आपको जो डायरेक्ट याद रखना है। इसका उत्तर होगा सबसे पहले मानसी, खारी, कोठारी और मैनाल, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, मानसी, खारी, कोठारी और मैनाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट याद रखने वाला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण का कितना अंश अत्यधिक अग्नि परवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अत्यधिक अग्नि परवण क्षेत्र के अंतर्गत 1.18%, मतलब 1.18% राजस्थान का कुल वनावरण है ना वो अत्यधिक अग्नि परवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और राजस्थान में कुल वनावरण जो है ना वृक्षावरण प्लस वनावरण वो है आपका 7.42%, और अभिलेखित जो वन है ना, अभिलेखित वन
अभिलेखित वन वो है आपके 9.60%। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। तो राजस्थान का जो है 1.18% जो है वन क्षेत्र अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र में आता है। तो देखो ये अपनी क्लास थी जो फाइनल टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है, उसकी जो है क्लास नंबर 1 जो है आपकी पेपर नंबर 1 की थी। 3 टेस्ट होंगे ये। कल संडे तो कल मैं आपको जो है ये पेपर पूरा करवा दूंगा, क्योंकि जो है अभी तो मेरे को स्कूल वगैरह जाना होता है, तो जो है टाइम नहीं मिल पाता सुबह। तो क्योंकि देखो ये अपने 25 क्वेश्चन किए हैं और वीडियो देखो लगभग कितने मिनट का बन गया, 35 मिनट का। तो अब 100 क्वेश्चन में सोचो आप कम से कम 2.5 घंटे होने चाहिए, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो आप देखो एक फिर मैं कैसे करूं, अगर एक 35 मिनट में पूरा पेपर भी करवा देता, लेकिन क्या बोलता, क्वेश्चन बोलता उत्तर बताता, क्वेश्चन बोलता उत्तर बताता, तो उससे तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। नेक्स्ट क्लास आज रात को या फिर हो सकता है कल आपको जो ये पेपर पूरा करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। और 25 में से कितने सही हुए आपके जरूर बताना। वो सारे क्वेश्चन जो अपनी क्लासेज हुई थी ना, 55-60 क्लासेज अपन ले चुके, उनमें से ही हैं। तो धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी।